दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंधा पति से शादी। कहानी सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना दोस्तों। मेरा गुस्से की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। सिर्फ पैसे के लिए अंधे इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी। एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से दुनिया देख भी नहीं सकता, कहीं पर अकेला जा नहीं सकता, इसे को मेरा हमसफर बना दिया था। उन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था। उन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे, मगर मैं कहाँ जाती। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखटाने की आवाज सुनाई दी थी। दरवाजे से अंदर मेरा पति आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका वह मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वह तो उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आवाज़ देकर बुला लीजिएगा। मैं पास वाले कमरे में हूँ। मैं आंसू पीती सर हिला दी। मेरा अंधा पति मेरे शरीर के अंग को टटल कर देखने लगा। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था तो उसके चेहरे पर हैरत के अंदाज भरे थे। शायद वह इस तरह के रवैया के लिए तैयार नहीं था। वह तो यह समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की जो उसकी दौलत से आकर्षित होकर शादी कर रही थी, उसे कैसे घुमक सकती थी। मैं एक पल भी उसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मुझसे छोटी छोटी बातें करता था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछता रहा, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग यही ताने बाने बुन रहा था कि मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने रितेश का चेहरा आ रहा था। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से मैं थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लो। उसे बिस्तर पर लिटाकर मैं ड्राइंग रूम में कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस नौकरानी को कहाँ ढूंढूं जो उसके घर में हमेशा से रहती थी और जिसने मुझे आते के साथ ही अपनी मजबूरी की लंबी लंबी दास्तान सुनाई थी। और अब मैं सोच रही थी कि उसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं हाल से बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ नौकरानी का रूम था, सामने ही चौकीदार भी था। मुझे देखकर हैरान रह गया। मैडम, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था क्या? मैंने उससे कहा कि मुझे सविता से बात करनी है। कहाँ है वो? वह उसे बुला दो। तभी चौकीदार सविता को बुला कर लाया। वह शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था मैडम जी? मैं उसका हाथ पकड़कर हॉल में लेकर आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ में रख दी जो मेरे पति ने मेरे लिए सगाई के जेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वह अंगूठी बहुत पसंद आई थी, मगर अब जो मैं करने जा रही थी उसके लिए मुझे अपनी पसंदीदा चीज की भी कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने सविता को कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वह काम कर दो तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वह हैरान नजर से मुझे देखने लग गई। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी हर ज़रूरत को भी पूरा करूंगी। बस तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। जब मैं उससे वह बात बताई तो वह इसका बक्का रह गई। फिर दोनों कानों को हाथ लगाने लगी। कहने लगी, मेरे पति को अगर यह बात पता चल गई तो जाने क्या होगा मैडम। जो आप ऐसा मत करो। अगर
मैंने उसे बाजू से पकड़कर झटक दिया और उसे कहने लगी कि तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वह फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा था तो वह मेरी बात मान ली। तभी वह सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली आई थी। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लेटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वह कमरे से बेहाल अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में सरसरा गई थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वह झुकी नज़रों के साथ वहाँ से चली गई। वह गरीब थी मगर बेघर नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे यह काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा पति सो रहा था। मैं भी एक जगह पर लेट गई और सोचने लगी कि सही टाइम पर मेरे दिमाग में काम कर रहा, वरना इस आदमी को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वह मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बहुत प्यार करता था, मगर उसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता था और मुझे शख्स नाक बार का एहसास होने लगा था। मेरा तो दोबारा अपने माँ बाप से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद मैं वापस मायके जाने को तैयार नहीं थी। फिर एक दिन माँ खुद आ गई, मुझे गले लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भी थोड़ा पसी गया था। तभी मेरा पति भी कहने लगा कि तुम उनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ नैना। तो मैं माँ के साथ रहने के लिए आ गई मायके। और फिर एक दिन मेरी रितेश से मुलाकात हुई थी। उसको देखकर पुरानी मोहब्बत जाग उठी। उसने भी एक शिकवा भरी नज़र मुझ पर डाली और दोबारा से वह अपने काम में बिजी हो गया था। वह उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफ़ी देर तक मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी तो आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उससे सामने से बात कर बैठी थी। और फिर उसके शिकवा भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वह बहुत दुखी है। उससे ज़्यादा तो मैं दुखी थी। इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे दिमाग में एक घिनौना ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को हकीकत तक कैसे पहुंचाया जाए। घर आने के बाद मैंने अपने इरादों को अमल में लाने की शुरुआत कर दी थी। वह नौकरानी अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इम्तिनान था कि वह यह बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ राजू था जो मेरे पति का बच्चा था। उसका बहुत ज़्यादा वफादार था, हर बात उसे बताता था उसे रास्ते से हटाने के लिए। फिर मैंने यह प्लान बनाया। आधी रात को फ़ोन करके मैंने उसे कमरे में यह कहकर बुलाया कि मेरे पति की तबीयत खराब है। वह फ़ौरन कमरे में आ गया। तब मैं सोचने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा पति भी हड़बड़ा आकर बैठ गया। मुझसे रोने की वजह पूछा तो मैं उसे कहने लगी कि तुम्हारे सिक्योरिटी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। राजू यह सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पति ने वही सुना जो मैंने उसे सुनाया था और वही देखा जो मैंने उसे दिखा रही थी। और उसने फिर राजू को नौकरी से निकाल दिया था। राजू ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे प्लान के तहत मैंने अपने पति से कहा कि मेरा दूर का कजन है यहाँ, वैसे भी उसे नौकरी की तलाश है। वह आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। यह सुनकर मेरे पति ने कहा, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो सही ही होगा, और वैसे भी तुमसे ज़्यादा वफादार
मेरे साथ और कौन हो सकता है। उसकी यह बात सुनकर मैं एक पल को शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और उनके मेरे बारे में कैसी सोच थी। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मैंने रितेश को घर में रख लिया था। उससे राजू की जगह दे दी थी और वह भी मेरी वजह से यह काम करने पर तैयार हो गया था। ऐसे भी यह इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वह आराम से रह रहा था और उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरे करीब रहने भी मिल रहा था। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी नौकरानी को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद करीब में रितेश के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे पति कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में देश से बाहर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं बौखला गई कि अगर वह देश से बाहर जाएगा तो रितेश भी उनके साथ जाएगा और रितेश के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप अपने साथ किस किस को लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। वह कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वह मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं सुकून में हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था। वह फिर देश से बाहर चले गए थे। यह 1 महीना मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारा था। पति के पैसे में रितेश के साथ ऐश कर रही थी। पूरे शांति नगर में जो जगह पर मैं वैसे भी जाने के सपना भी नहीं देख सकती थी, उन सब जगहों पर न सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे बल्कि हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। जिंदगी में आने वाले यह लम्हे हमने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे और काफ़ी वक्त एक साथ एंजॉय करते थे। मैं दिन रात रितेश की रातें रंगीन कर रही थी और वह भी मेरे साथ अपने दिन रात रंगीन करके गुजार रहा था। हर वक्त हम दोनों एक दूसरे से लिपटे अपना दिन गुजार रहे थे। अब जाकर मेरी रूह को ठंडक पहुंची थी। रितेश और मैं एक दूसरे के सभी अंगों का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। वह काम जो मुझे अपने पति के साथ करना चाहिए था, वह मैं अपने आशिक रितेश से करवा रही थी। रितेश भी भरपूर तरीके से मेरी जबानी लूट रहा था। हमारा हर एक एक पल बहुत ही रंगनियों में गुजर रहा था। हमें रोकने और देखने वाला कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं और रितेश बेधड़क अपने रूम में जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे सब कुछ कर रहे थे। फिर 1 महीने के बाद जब मेरा पति घर आ गया तो वह पहले से बदले हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझसे नॉर्मल अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी उनका लिहाजा बदला हुआ था। देखने में भी वह पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गए थे। गंभीरता थी और रात को फिर रोज के मुताबिक मैंने नौकरानी को अपने कमरे में बुला लिया और फिर खुद रितेश के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जब एकदम जोर से दरवाज़ा खुला और कमरे की लाइट ऑन हो गई। और जब मैं पीछे मुड़कर देखी तो मैंने जब से आंख खोली तो घर में बहुत ही गरीबी का हाल देखी थी। सारी जिंदगी में हर चीज़ के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में माँ बाप के अलावा हम 4 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में से सबसे बड़ी थी। यूँ घर के काम काज की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाई को छोटा होने की वजह से फिर भी कुछ राहत मिल जाया करती थी। माँ के गुस्से का निशाना भी मैं ही ज़्यादातर बना करती थी। माँ को भी मेरे हरकतों पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर, ज़्यादा वक्त छत पर गुजारने पर और भी बहुत सारी बातों पर एतराज़ था, जिन्हें मैं एक कान से
सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे माँ हम बहन भाइयों से मोहब्बत ही नहीं करती। उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है, ऐसा मैं सिर्फ सोच सकती थी। सामने ऐसा कह नहीं सकती थी क्योंकि वह चप्पल उतारकर मारने में देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा ही थे। दोनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज़्यादातर दाल सब्जी ही बनती थी। कभी कभी तो घर में को की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना शायद महीने भर बाद ही नसीब होता था। रितेश मेरी जिंदगी में बाहर की तरह आया था। वह लोग कुछ टाइम पहले ही इस मोहल्ले में आकर बसे थे। वह घर उन्होंने किराए पर लिया हुआ था और वह हमसे भी ज़्यादा गए गुजरे थे। हमें यह एक फ़ायदा था कि कच्चा पक्का ही सही मगर घर हमारा अपना था। मगर वह लोग तो बेचारे अपने घर से भी लाचार थे। रितेश की कोई नौकरी भी नहीं थी। वह सारा दिन दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता किया करता था। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। जब उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भिजवाया तो माँ बाप ने उसी वक्त कैंसिल कर दिया कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं है और ना ही वह कोई जॉब करता है। ऐसे नेकटुर इंसान के साथ शादी करने का क्या फ़ायदा जो बेटी हर दूसरे तीसरे दिन रोकर मायके की दहलीज पर आती रहे। माँ की बात एक हद तक तो सही ही थी मगर मैं फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इन्हीं दिनों में मम्मी पापा एक साथ न जाने धीरे धीरे क्या बातें करते रहते थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग मेरे बारे में कोई खिचड़ी पका रहे हो। मगर मैं यह भी जानती थी कि मेरी मर्जी के बगैर वह कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वह जानते थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा जिद्दी का लड़की हूँ। तभी एक दिन माँ ने मुझे कहा कि पापा ने मेरा रिश्ता अपने बॉस के साथ तय कर दिया है। यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप लोग मेरी मर्जी जाने बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं जबकि आप जानते भी हैं कि मैं किसके साथ शादी करना चाहती हूँ। माँ ने मेरी बात सुनकर सर पीट लिया और कहने लगी, वो निखुटू जो 1 रुपये भी नहीं कमाता वह तुम्हें कहाँ से खिलाएगा? वह तुम्हारी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेगा? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। अब तो पापा भी इस रिश्ते की हामी भर चुके थे। माँ के मुकाबले में पापा से बहुत डरती थी और उनके सामने तो मैं ऐसी बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा को हार्ट का प्रॉब्लम भी था। उन्हें पिछले कई सालों से बीपी की बीमारी भी थी और अब जब उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया तो उनके बॉस ने बहुत पैसों से मदद की थी जिसके बारे में मुझे बाद में अंदाजा हुआ। और फिर जब शादी से पहले ही मेरे लिए कीमती जेवरात और ढेर सारे कपड़े आए तो यह देखकर कुछ पल के लिए मैं भी वक्त तौर पर बदल गई थी और फिर शादी की तैयारी करने लगी थी। मगर जब मुझे माँ ने डरते डरते शादी वाले दिन यह बताया कि मेरा होने वाला पति अंधा है, उसे नज़र नहीं आता, तो यह सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया। माँ, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आखिर आप लोगों ने क्या सोचकर उस आदमी से मेरी शादी की है? मेरी हालत देखकर माँ घबरा गई और कहने लगी, अरे तो क्या हुआ? लड़का बहुत ही अमीर है, पैसों में खेलोगी तू? और तुम्हारे पापा कह रहे थे कि उसका इलाज मुमकिन है। तुम कुछ वक्त पहले ही एक्सीडेंट से उसकी नज़रें चली गई है और यह भी हो सकता है कि वह ऑपरेशन करवा ले तो उसकी नज़र वापस आ जाए। तुम फिक्र क्यों करती हो? माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई मगर मेरे दिल में उस आदमी के लिए बेइंतहा नफरत पैदा हो गई थी और इसी नफरत ने मुझे बगावत करने पर उतार दिया। मैं
नफरत की आग में गुनाह की तरफ चली गई, जिसने अपने पैसों के बलबूते पर लाचार होने के बावजूद भी मुझे खरीद लिया था, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दिया था। मैं दिल में बेतहाशा नफरत और गुस्सा लेकर उसके घर में आई थी। उसे अपने रूबरू देखकर भी मेरे दिल से उसके लिए यह नफरत कम नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उसकी कमजोरी से फ़ायदा उठाने का सोच रही थी और आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। बल्कि एक तरह से तो मैं इस घर में खुश थी। एक तो मुझे उसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी और दूसरा मेरा महबूब भी हर वक्त मेरे पास रहता था और मैं पैसों में भी खेल रही थी। हर ऐशो आराम मुझे हासिल था। अब जब हम दोनों सारी दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे में मदहोश थे, तो कमरे की लाइट ऑन होने पर हम दोनों हड़बड़ाकर उठ पड़े। मेरा पति दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। वह बिल्कुल सामने देख रहा था। उसे देखकर एक पल को मेरी सांस रुक गई, मगर उसके अंधा होने का सोचकर मेरी सांस में सांस आई थी। काफ़ी देर तक वह वहीं खड़ा रहा। उसे देखकर रितेश और मैं एक दूसरे से लिपटकर अपनी रंगीनियों को आगे बढ़ा रहे थे। वह दरवाज़ा बंद करके वहीं से चला गया था। अपने पति की यह कमजोरी मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई थी। अगले दिन जब मैं नाश्ता करने के लिए टेबल पर आई, तो यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। सामने टेबल पर मेरा पति बैठा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि उसके हाथों में एक न्यूज़पेपर था। आंखों पर चश्मा चढ़ाए वह न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था। मैं और रितेश ने हैरान परेशानी से नज़र एक दूसरे पर डाली। यह सब क्या था? तभी मेरे पति ने मुझ पर एक भरपूर नज़र डाली और कहने लगे, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना भूल गया था। मैं बाहर अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने गया था और मेरी नज़र वापस आ गई है। उसकी बात सुनकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी। इसका मतलब था कि रात को जो कुछ भी हुआ था उसने देख लिया था। उस पर मेरी सच्चाई खुल गई थी। मेरे चेहरे के रंग देखकर वह जख्मी से अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। जब तुमने राजू पर इल्ज़ाम लगाया था तो मैं तभी चौंक गया था और फिर ऑफिस में जाने के बाद मैंने राजू को अपने ऑफिस में बुलाया तो हिचकिचाते हुए उसने मुझे बताया कि तुम झूठ बोल रही हो, उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इस सब में ना जाने तुम्हारा क्या मकसद है और तभी मैं तुम्हारी हकीकत खुद जानना चाहता था। मैं किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता था और मुझे यह भी खबर नहीं थी कि वह सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। और अब जब मैं ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब नौकरानी को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया था। नौकरानी भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उससे यह सब पूछा तो वह पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी साहब, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक लहर मेरे शरीर में उतर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए उस कमरे में आया तो तुम आज भी रितेश के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम यह सब कुछ क्यों कर रही थी। उसने मेरे हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा, इसमें तुम्हारे तलाक के कागज रख दिया है। मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। मैंने बेयकीनी से नज़र उस पर डाली थी और उसने तो मुझे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक और
फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा, एक छोटा सा फ्लैट मैंने तुम्हारे नाम खरीदा था क्योंकि यह तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो यह मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहे इसका करो और मुबारक हो तुमको। अब तुम आज़ाद हो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। मैं और रितेश मरे मरे कदमों से वहाँ से निकले थे। यह भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम यह फ्लैट कर दिया था और मेरे बैंक में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठाकर ले आई थी, जो कि काफ़ी टाइम तक हम दोनों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी था। हम दोनों इस फ्लैट में आकर रहने लगे और फिर 1 महीना ख़त्म होते ही मैंने रितेश पर जोर देना शुरू कर दिया कि शादी कर लो मुझसे। उसने मुझसे शादी कर ली थी। सारा दिन वह घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात ख़त्म होने लगे थे। अब मैं झुंझलाने लगी थी। सुबह शाम मैं रितेश को कहती थी कि कोई काम धंधा करो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे यह बात कहती थी तो वह मुझे प्यार से टाल देता, मगर अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। अब मैं उसे गुस्से से यह बात कहती थी। इस वजह से उसने मुझे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगता। वह तो निकटू इंसान था, उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। माँ की बात बिल्कुल सही थी। वह सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। इसके अलावा उसमें और कोई गुण नहीं था। मगर अफसोस कि मैं इन्हीं खूबियों की वजह से उस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे। वह मेरी शक्ल देखने को भी राजी नहीं थे और यहाँ पर मैं हर वक्त जलते कटते दिन गुजार रही थी। एजुकेशन भी मेरी 12वीं तक थी। मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम कर रही थी और जब घर में आती तो मेरा पति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में बिजी होता था। उसे देखकर गुस्से की लहर मेरे मौजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी मैं घर के काम करने में बिजी हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपनी वह ऐश भरे दिन याद आ जाते जो मैंने अपने पुराने पति के घर में गुजारे थे। और अब तो वह दिन जैसे मेरे सपने बनकर रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से यह तकलीफ और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। माँ के घर जाती तो वह भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहाँ से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे घन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं अब हर लम्हा पछता रही थी। अगर मैं माँ की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने पति को इज्जत और मोहब्बत देती। मैंने मुझे कहा भी था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली हुए जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में मैं ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही होती। अब तो उसकी आंखें भी वापस से ठीक हो चुकी थी। माँ सही कहती थी कि तुम हमेशा जल्दबाजी करती हो और आज इस जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे रितेश के साथ ही हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि यह मेरा अपना ही किया धरा था और रितेश को पता था कि मेरे पास वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसीलिए इस फ्लैट में वह आराम से रहता था और मैं सारा दिन काम काज करके घर का चूल्हा जला रही थी। मुझ जैसी औरत के साथ ऐसा ही दर्दनाक अंजाम होता है दोस्तों।
उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगा। नमस्ते।